हाय एवरीवन, आइसोमेरिज्म कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में स्टीरियो आइसोमेरिज्म में कॉन्फ़िगरेशनल में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हमने समाप्त किया था। अब हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, there are following necessary conditions. There are following necessary conditions to exhibit optical isomerism. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के कुछ कंडीशंस हैं। नंबर 1, द कंपाउंड मस्ट रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सेकेंड पॉइंट, the compound must be non-superimposable on its mirror image। थर्ड नंबर में, it may or may not contain chiral or asymmetric carbon। 4 नंबर में, it should lack the following elements of symmetry। इसमें से ए नंबर में प्लेन ऑफ सिमेट्री जिसे हम सिग्मा से दिखाते हैं। सेकेंड में आ जाएगा सेंटर ऑफ सिमेट्री जिसे हम आई से दिखाएंगे, और सी में आ जाएगा एक्सिस ऑफ इम्प्रॉपर रोटेशन जिसको एस एन से दिखाएंगे। तो ये 4 कंडीशंस हैं किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करने के लिए, शो करने के लिए। पहला कंडीशन है कि वह कंपाउंड जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर पाए। तो इसमें से ये नया टर्म है, ये हमें नहीं पता है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या है, तो इसे एक्सप्लेन करेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपाउंड जो है वह अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। अब ये क्या है इसके बारे में भी हम देखेंगे। उस कंपाउंड में कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो इसमें नया टर्म आया कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन। और नेक्स्ट है कि उस कंपाउंड में एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री नहीं होने चाहिए, ये सब। तो फिर ये सब क्या हैं हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये जो अननोन टर्म्स हैं, यहाँ से प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यहाँ से नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, यहाँ से कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन, और वहाँ से एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। जब इन सारे टर्म्स को हम जान जाएंगे एक एक करके तो खुद ब खुद हमें समझ में आ जाएगा कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है। तो पहले हम इन टर्म्स के बारे में ध्यान से समझें और जानें। तो सबसे पहले इसमें अब आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, ये कंडीशन हुए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए। इसमें से सारे कंडीशंस फुलफिल होंगे तो, और सारे फुलफिल होंगे तभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। एक भी गड़बड़ होता है तो फिर दिक्कत है। तो इसमें से सबसे पहला आता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट, जिसे हम शॉर्ट में PPL लिखते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या है भाई?
तो यह बीम ऑफ लाइट which has vibrations only in one plane, नहीं, या beam of light which has vibrations only in one plane is called PPL, plane polarized light. Such light is obtained by passing the ordinary light through Nicol prism. कह रहा है कि किसी भी लाइट का एक वैसा बीम जिस लाइट का वाइब्रेशंस केवल एक प्लेन में हो, तो वैसे लाइट को हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से जानेंगे। हम जानते हैं कि जो एक नॉर्मल रेडिएशन होता है, जैसे सनलाइट है, ठीक है, सनलाइट में कई तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, कई तरह के वेव्स हैं, और उन सारे वेव का जो वाइब्रेशन है वो अलग अलग प्लेन में है। जैसे यहाँ कोई एक ऑर्डिनरी सा लाइट है, तो इसमें से कुछ वेव होंगे जो इस तरह से वाइब्रेट करेंगे, कुछ वेव होंगे जो इस प्लेन में जाएंगे, कुछ वेव होंगे जो इस तरह जाएंगे, कुछ वेव होंगे जो इधर जाएंगे, कुछ वेव ऐसे आएंगे, हर डायरेक्शन में लगभग होगा इस तरीके से। तो एक नॉर्मल लाइट जो होता है या फिर जो एक ऑर्डिनरी लाइट है, जैसे सनलाइट हो गया, बल्ब का लाइट हो गया, तो उस लाइट में जो वेव्स होते हैं ना, उन वेव्स का जो वाइब्रेशन होता है वह बेसिकली अलग अलग प्लेन में होता है। कुछ इस प्लेन में जाएंगे तो कुछ इस प्लेन में जाएंगे तो कुछ इस प्लेन में जाएंगे, ऐसे। ये ऑर्डिनरी लाइट, नॉर्मल लाइट की बात कह रहे हैं। तो प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक स्पेशल टाइप का लाइट है जो बोल रहा है कि हर प्लेन में वाइब्रेट नहीं करता है, बल्कि यह केवल और केवल एक प्लेन में वाइब्रेट करता है। हर प्लेन में नहीं, बल्कि केवल एक प्लेन में वाइब्रेट करता है। क्या इसका मतलब है? सो देखो, मान लिया जाए कि यह एक ऑर्डिनरी लाइट है जिसके वाइब्रेशन के डायरेक्शन को हम दिखा रहे हैं, ठीक है। वाइब्रेशन का डायरेक्शन ऐसे वर्टिकल है, इधर भी है, इधर भी है। दिस इज ऑर्डिनरी लाइट, ऑर्डिनरी लाइट। अब इस लाइट को जब पास करवाओगे एक स्पेशल टाइप का प्रिज्म से, जिसे हम कहते हैं निकोल प्रिज्म। निकोल नाम है साइंटिस्ट का। यह प्रिज्म बना होता है मेड अप ऑफ कैल्साइट। कैल्साइट कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, और यह बेस्ड ऑन डबल रिफ्रैक्शन। मतलब जब लाइट इससे पास करेगा तो उस लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में हम लोग जान रहे हैं थोड़ा बहुत, कि यदि कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा हो और वह बेंड कर जाए, मतलब उसका डायरेक्शन चेंज कर जाए, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो जब यह लाइट इससे पास करेगा तो इस लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। निकोल प्रिज्म इसका 2 बार रिफ्रैक्शन करेगा। ऐसा कंस्ट्रक्शन ही होता है उस प्रिज्म का कि कोई भी रेडिएशन उससे पास करेगा तो उसका 2 बार रिफ्रैक्शन होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्साइट का बना होता है। तो जैसा कि अभी हम बताएं कि यह जो ऑर्डिनरी लाइट है, इस ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशन अभी इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी है, इस प्लेन में भी है। अलग अलग वेव अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जब यह लाइट इससे क्रॉस करेगा तो इस लाइट का 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। मैंने लाइट ऐसे गया, एक बार मुड़ेगा, डायरेक्शन चेंज कर गया ऐसा, एक बार और मुड़ेगा ऐसा, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। और अब जो यहाँ से लाइट बाहर निकलेगा ऐसा, उस लाइट का वाइब्रेशन केवल और केवल एक प्लेन में होगा। केवल और केवल एक ही डायरेक्शन। वो डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, यहाँ वर्टिकल दिखाए, हॉरिजेंटल हो सकता है, तिरछा हो सकता है, कोई भी एक डायरेक्शन में होगा।
तो बेसिकली यह निकोल प्रिज्म क्या किया ना कि जैसे ही यह लाइट इससे क्रॉस किया, 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ, तो 2 बार रिफ्रैक्शन होने के चक्कर में जो है ये लाइट जो अलग अलग प्लेन में वाइब्रेट कर रहा था उसका वाइब्रेशन को ही ख़त्म कर देता है, और अब जो लाइट बाहर निकलता है उसको केवल एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करवाता है, हर एक डायरेक्शन में नहीं। तो यह जो लाइट जो इससे बाहर निकला जिसका वाइब्रेशन एक प्लेन में होगा, इसी लाइट को हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो चूंकि यह निकोल प्रिज्म क्या किया कि एक ऑर्डिनरी लाइट को पोलराइज्ड लाइट में बदल दिया। पढ़ोगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट, आप पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़ना है, ब्रिस्टर्स लॉ ऑफ पोलराइजेशन, उसमें जानोगे इसके बारे में डिटेल में। बस अभी जितना ज़रूरत है उतना हम लोग समझ पा रहे हैं कि कोई भी ऑर्डिनरी लाइट जिसके वेव्स जो हैं हर एक प्लेन में वाइब्रेट करते हैं, जब वैसे लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवाया जाता है तो यह प्रिज्म लाइट को 2 बार रिफ्रैक्ट करवाता है, और फिर जो इससे लाइट बीम बाहर निकलता है उसका वाइब्रेशन केवल और केवल एक प्लेन में होता है। तो यह जो लाइट जो इससे बाहर निकला जिसका वाइब्रेशन अब एक प्लेन में होगा, इसे हम कहेंगे प्लेन पोलराइज्ड लाइट। माने वह लाइट जो पोलराइज कर गया एक सिंगल प्लेन में। चूँकि यह निकोल प्रिज्म लाइट को पोलराइज कर रहा है, इसलिए इस निकोल प्रिज्म को हम यहाँ पोलराइजर भी कहेंगे। क्या कहेंगे इसे? पोलराइजर भी कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ जो यह पोलराइज्ड लाइट मिला हमें निकोल प्रिज्म के वजह से, इस पोलराइज्ड लाइट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग अब आगे के टर्म्स को एक्सप्लेन करने के लिए और समझने के लिए। तो इतना याद रखना कि जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो कहीं मिलता नहीं है, कहीं पाया नहीं जाता है। इस लाइट को तुरंत बनाया जाता है एक नॉर्मल सा लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवा करके, है ना। ये नहीं कि निकोल प्रिज्म का सोर्स क्या है, सॉरी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट का सोर्स क्या है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ मिलता नहीं, वो नॉर्मल लाइट को ही पास करवाया जाता है निकोल प्रिज्म से, और वहाँ से बनता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बस। तो इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के टर्म्स को हम समझ गए। निकोल प्रिज्म का सारा काम है इसमें डबल रिफ्रैक्शन की वजह से ऐसा हो पा रहा है। अब नेक्स्ट इसमें आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी। So if a substance is able to rotate the plane polarized light, it is called an optically active substance, and this property is called optical activity. If a substance is not able to rotate the plane polarized light, it is called an optically inactive substance. Optically inactive substance. अभी पीपीएल के बारे में समझ गए ना कि वह लाइट जिसका वाइब्रेशन एक प्लेन में हो, उसके सारे वेव्स एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करे, एक प्लेन में करे, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब कह रहा है कि यदि उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई सब्सटेंस रोटेट कर देता हो, घुमा देता हो, उसके एंगल को चेंज करता हो, तो वैसे सब्सटेंस को ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। और यह जो प्रॉपर्टी है पीपीएल को रोटेट करने का, ये प्रॉपर्टी कहलाता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन यदि कोई सब्सटेंस पीपीएल को रोटेट नहीं कर पाता हो तो वह कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। एक्टिव माने कुछ करता हो, क्या करता हो, तो लाइट को रोटेट करता हो। ऑप्टिकल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लाइट से रिलेटेड। जैसे आप फिजिक्स में चैप्टर पढ़ोगे क्लास 12 में ऑप्टिक्स, पूरे चैप्टर में आपको लाइट के बारे में पढ़ना है। तो जो ऑप्टिक वर्ड है ना, ये बेसिकली लाइट से रिलेटेड यूज होता है। तो वह सब्सटेंस जो एक्टिव है, एक्टिव माने कुछ कर रहा हो, क्या कर रहा हो, लाइट को रोटेट कर रहा हो। कौन लाइट को? पीपीएल को।
और यहाँ इनएक्टिव है, मैंने वह सब्सटेंस जो नहीं कर रहा हो क्या, लाइट को रोटेट, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अब यदि वह लाइट को रोटेट कर रहा है, सिंपल सी बात है कि यदि वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसका मतलब अभी हम क्या बताए, एबल टू रोटेट पीपीएल को रोटेट करेगा। अब रोटेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन हो सकता है, और दूसरा रोटेशन हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब राइट साइड में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब लेफ्ट साइड में। तो यदि कोई सब्सटेंस पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता हो, राइट साइड रोटेट करता हो, तो वैसे सब्सटेंस को हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, या इसी को कहते हैं डी फॉर्म, या इसी को कहते हैं प्लस फॉर्म। और यदि कोई सब्सटेंस पीपीएल को लेफ्ट साइड रोटेट करता हो तो कहलाता है लेवो रोटेटरी, या इसी को एल फॉर्म, स्मॉल एल है, या इसी को माइनस फॉर्म। ठीक है, क्लियर सा बात है, एकदम सिंपल सा चीज़ हम बता रहे हैं। पीपीएल हम समझ चुके हैं। अब पीपीएल के आगे का बात है कि यदि कोई सब्सटेंस पीपीएल को रोटेट कर पाता हो तो ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं कर पाता हो इनएक्टिव। अब रोटेट कर पाता हो तो दो बातें हो सकती है, रोटेशन आइदर क्लॉकवाइज कर पाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो यदि वह सब्सटेंस पीपीएल को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो वैसे सब्सटेंस को हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे, स्मॉल डी फॉर्म कहेंगे, या प्लस फॉर्म। और यदि वो पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करता हो तो लेवो रोटेटरी कहेंगे, एल फॉर्म कहेंगे, या फिर माइनस फॉर्म। एक्चुअली यह जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है ना, इसमें डेक्स्ट्रो आया है डेक्स्टर वर्ड से, जिसका मतलब होता है राइट, और ये लेवो जो देख रहे हो ये आया है लेवस वर्ड से, जिसका मतलब होता है लेफ्ट। तो लेवो मने लेफ्ट, रोटेटरी मने रोटेट करने वाला, प्लेयर मने प्ले करने वाला, तो रोटेटरी मने रोटेट करने वाला। तो लेफ्ट रोटेट करने वाला लेवो रोटेटरी, राइट रोटेट करने वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी। बस याद रखना कि स्मॉल डी फॉर्म एंड प्लस फॉर्म, स्मॉल एल फॉर्म एंड माइनस फॉर्म। आई थिंक इतना सा बात याद होना चाहिए। अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं, इस चीज़ को अब हम डायग्राम से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। ये सारे टॉपिक्स इतने इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे जब आप पढ़ोगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स इन बोथ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, काफ़ी इम्पॉर्टेंट। पूरा अभी शुरू से बताएंगे। एक ऑर्डिनरी लाइट के बारे में हमने पढ़ा कि यह कोई ऑर्डिनरी लाइट है। इस ऑर्डिनरी लाइट को फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पास करवाया निकोल प्रिज्म से, जो क्या था, पोलराइजर। या निकोल प्रिज्म क्या किया कि लाइट के वाइब्रेशन को कट किया और यहाँ से जो लाइट बाहर निकला, दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, यहाँ तक समझा हुआ है। अब इस लाइट को हम पास करवाएंगे एक ट्यूब से, इस लाइट को हम पास करवा रहे हैं एक ट्यूब से जिसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। दिस इज कॉल्ड पोलारीमीटर ट्यूब, जिसमें भरा हुआ है कंटेनिंग द सॉल्यूशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन भरा हुआ है। अभी बताया कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है, इसका मतलब वो क्या करने वाला है, पीपीएल को रोटेट करने वाला है। तो अब जो लाइट इससे बाहर निकलेगा, यह लाइट पीपीएल जो पास करवा रहे थे, तो देखो इस पीपीएल का ओरिजिनल डायरेक्शन है ऐसा, ये ओरिजिनल डायरेक्शन वर्टिकल।
जब यह लाइट पास करेगा इससे, तो हम कहें कि चूंकि यह सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है जिसका सॉल्यूशन भरे हो, तो वह सब्सटेंस इसको रोटेट करेगा। अब रोटेट करेगा तो रोटेशन का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, या तो ऐसे रोटेट करे, देखो ऐसे राइट साइड रोटेशन हो गया, या फिर रोटेशन इस डायरेक्शन में हो सकता है, ऐसे लेफ्ट साइड हो सकता है। जिस एंगल से होगा, जैसे शुरू में वर्टिकल जा रहा था, अब रोटेट कर गया, तो एंगल कुछ ना कुछ चेंज करेगा ना, उस एंगल को हम अल्फा लिखते हैं, ठीक है। और इस अल्फा को हम कहते हैं ऑप्टिकल रोटेशन या एंगल ऑफ रोटेशन, एक ही चीज़ है ऐसा। तो जैसा कि अभी बताया मैंने कि यदि यह सब्सटेंस पीपीएल को इस तरह से राइट साइड रोटेट करे क्लॉकवाइज, तो इसे हम कह रहे थे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी फॉर्म, या इसे ही कह रहे थे प्लस फॉर्म। और यदि वो लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है तो इसको कह रहे थे लेवो रोटेटरी, या फिर एल फॉर्म, या फिर माइनस फॉर्म। क्लियर है। अब मान लो कि इसमें जो तुम सब्सटेंस भरे वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, तो पीपीएल जब इससे पास करवाओगे ना, तो पीपीएल जैसे वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, निकालने के बाद भी वो वर्टिकल ही रहेगा, कोई रोटेशन नहीं होगा, ना राइट ना लेफ्ट, कोई डायरेक्शन में नहीं होगा, वर्टिकल का वर्टिकल ही रहेगा। तो यदि डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली इनएक्टिव, चेंज कर गया तो ऑप्टिकली एक्टिव। अब जब डायरेक्शन चेंज करेगा तो ऑब्वियसली इस अल्फा का वैल्यू जीरो तो नहीं आएगा, और जीरो नहीं आया मैंने रोटेशन हुआ तो सब्सटेंस कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव। और यदि इस अल्फा का वैल्यू जीरो है, जीरो मतलब रोटेशन नहीं हुआ, तो रोटेशन नहीं हुआ तो फिर ये कहलाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर सा बात है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब जब रोटेशन होगा तो हमने कहा कि कुछ ना कुछ एंगल के थ्रू होगा, ठीक है। अब वह एंगल क्या होगा, वह किस पे डिपेंड करेगा। एंगल ऑफ रोटेशन जो है, ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन जो है अल्फा, ये किस पे डिपेंड करेगा। तो यह अल्फा डिपेंड कई चीज़ों पे करेगा। नंबर 1, सोर्स ऑफ लाइट या नेचर ऑफ लाइट, किस तरह का लाइट यूज कर रहे हो तुम, उस पे डिपेंड करेगा, यहाँ किस तरह का लाइट। सेकेंड, पाथ लेंथ पे डिपेंड करेगा, पाथ लेंथ मतलब इस ट्यूब का लंबाई पे। तीसरा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन भरे उसका कंसंट्रेशन, मोलैरिटी जो भी होगा। नंबर 4, टेम्परेचर। नंबर 5, वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट, इस पर भी डिपेंड करेगा, जो लाइट यूज कर रहे हो इसके वेवलेंथ पे। तो इन सारे फैक्टर्स पे जो है अल्फ़ा का वैल्यू डिपेंड करता है। अल्फ़ा फिक्स नहीं है, वो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग होगा, है ना। नेचर ऑफ लाइट, पाथ लेंथ, नेचर ऑफ सब्सटेंस तो लिखे ही नहीं। एक छठा नंबर में नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, नेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस, उस पर भी डिपेंड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि यदि इस ट्यूब में हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन भरते हैं, जो ग्लूकोज हम लोग पीते हैं, तो वह ग्लूकोज क्या करता है, इस पीपीएल को राइट साइड रोटेट करता है थ्रू एन एंगल ऑफ 52.5 डिग्री। ये प्लस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब वो डेक्स्ट्रो है, डेक्स्ट्रो है मतलब राइट साइड रोटेशन कर रहा है। तो यदि इस पोलारीमीटर ट्यूब में हम ग्लूकोज का सॉल्यूशन इस्तेमाल करें, तो वह ग्लूकोज इस पीपीएल को 52.5 डिग्री राइट साइड रोटेट करेगा। इसका मतलब जो ग्लूकोज है जो हम लोग पी रहे हैं, वह एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है। क्लियर हो गया। अब इसमें से एक होता है स्पेसिफिक रोटेशन, इसी में एक टर्म होता है स्पेसिफिक रोटेशन। और यह स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, तो इसमें फिक्स है कि इसमें टेम्परेचर होना है 25 डिग्री सेल्सियस, कंसंट्रेशन जनरली 1 मोलर लेते हैं, और जो लाइट होता है ना वह डी लाइट ऑफ सोडियम लैम्प,
मैंने यहाँ सनलाइट वगैरह नहीं होता है, सोडियम जलाया जाता है और उससे एक येलो कलर का लाइट इमिट होता है जिसे डी लाइट कहते हैं, जिसका वेवलेंथ होता है 589 नैनोमीटर। तो उस लाइट को इस्तेमाल करते हैं। तो उस केस में अल्फ़ा को ऐसे लिखते हैं, अल्फ़ा यहाँ डी यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस। तो समझ जाना है कि अल्फ़ा का जो वैल्यू लिखा गया है वो लिखा गया 25 डिग्री सेल्सियस पे, और कौन लाइट इस्तेमाल किया गया है, सोडियम लैम्प का डी लाइट। सोडियम को जलाया जाता है तो उससे येलो लाइट इमिट होता है, डी लाइट कहते हैं, जिसका वेवलेंथ 589 नैनोमीटर होता है। तो उस लाइट को पास करवा करके देखा जाता है कि उस लाइट को कितना रोटेट कर रहा है या सब्सटेंस, तो उस हिसाब से वहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू फिर नोट किया जाता है, और अल्फ़ा का वैल्यू हम लोग जानते हैं मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के लिए वैसे ही है। तो यदि कंडीशन फिक्स हो तो इसको स्पेसिफिक रोटेशन कहेंगे, नहीं तो जनरल सा ऑप्टिकल रोटेशन कहलाएगा। तो आई थिंक ये ऑप्टिकली एक्टिव वाला बात क्लियर हो चुका होगा कि ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस मैंने वह सब्सटेंस जो पीपीएल को रोटेट किया। रोटेशन राइट साइड किया तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड किया तो लेबर रोटेटरी, नहीं रोटेट कर पाया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। पीपीएल वाला टर्म यहाँ से आ गया, जो हम समझ गए कि उस प्रकार का लाइट जिसके सारे वेव्स एक प्लेन में एक डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हों, जो बनाया जाता है एक नॉर्मल सा लाइट को निकोल प्रिज्म से पास करवा करके। उसके बाद ये सारा कुछ क्लियर हो गया। यहाँ से अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा 0 हुआ तो इनएक्टिव, नहीं 0 हुआ तो ऑप्टिकली एक्टिव। अल्फ़ा का वैल्यू किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, सब कुछ यहाँ से हम क्लियर कर दिए। तो एक पॉइंट जो था ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने का, फर्स्ट पॉइंट पीपीएल को रोटेट करने वाला, उसे हम कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से इसके आगे के जो 3 पॉइंट्स और बचे हुए हैं कि वह अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होना चाहिए, उसमें कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन हो या नहीं भी सकता है, और लास्ट में सिमेट्री वाला बात। ठीक है, तो इन फैक्टर्स को हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।